हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गोलर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इससे पहले हमने पढ़ लिया था रिलेशनल मॉडल, और उससे पहले ईआर मॉडल, और उससे पहले इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस को हम एक स्ट्रक्चर पे में पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, उसी सब चीज़ों को हम स्लाइड में इंक्लूड किए हैं। उसी चीज़ों से उसी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा पॉइंट्स, हम उसको कवर करेंगे हर एक चीज़ को। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ इररिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज़ एसक्यूएल। इसमें क्या है कि जो मैं ऐसा सब पॉइंट्स दिखाऊंगा आपको जो पीवाईक्यू में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और उसके बाद उससे रिलेटेड या उसके अराउंड जो भी टॉपिक्स हैं उसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि एसक्यूएल क्या होता है। कि एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज़ द स्टैंडर्ड डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज क्यों कहा जाता है कि क्वेरी, ये जो एसक्यूएल होता है ये कम्युनिकेट करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। डेटाबेस, किसी चीज़ के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं, स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं, तो वो एसक्यूएल के थ्रू आप उसको क्रिएट कर सकते हैं और उस डेटाबेस में टेबल रिलेशन बना सकते हैं, और उसके बाद उसके डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं, उसके डेटा को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट जो रहेगा, मतलब डेटाबेस के अंदर जो टेबल रहेगा, रिलेशन टेबल को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, इसको कहते हैं नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेरी लैंग्वेज भी दो प्रकार से होता है। क्वेरी लैंग्वेज का मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन चाहते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, तो क्वेरी का मतलब ही होता है रिक्वेस्ट, इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेरी लैंग्वेज जो है कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से। यूज टू मैनेज, मैनिपुलेट एंड क्वेरी डेटा स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल का मतलब ही होता है आपका टेबल्स। टेबल्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ठीक है, डेटाबेस में जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में आपका टेबल्स रहेंगे, डेटा रहेगा। ठीक है, उसको रिट्रीव करा जाएगा, उसको मैनिपुलेट करा जाएगा, उसको आपको इन्फॉर्मेशन देगा किसके थ्रू, एसक्यूएल के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। एसक्यूएल एक प्रकार का क्या है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। डिक्लेरेटिव का मीनिंग ये होता है कि यू स्पेसिफाई व्हाट डेटा यू वांट, क्या डेटा तुम चाहते हो। ठीक है, नोट हाउ टू फेच इट, किस प्रकार से, किस प्रोसीजर से चल के हमको डेटा चाहिए वो हमें नहीं जानना होता है। ठीक है, एसक्यूएल वो नहीं फॉलो करता है। एसक्यूएल फॉलो करता है आपको क्या डेटा चाहिए, डेटा में, उसमें टेबल में क्या डेटा रखना है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप एसक्यूएल के थ्रू करते हैं। तो एसक्यूएल कीवर्ड्स आर जनरली केस इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव, यहाँ पे सब पॉइंट जो है आप इन सब चीज़ों को नोट ज़रूर कीजिए। केस इनसेंसिटिव होता है, आपका पूछा जाता है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज होता है। ठीक है, और या नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होता है। और उसके बाद और इसमें देखिए आप समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आप एसक्यूएल में सेलेक्ट लिखते हैं, ठीक है, या ये भी चलेगा, और आप ऐसे लिखते हैं सेलेक्ट स्मॉल लेटर में भी, तो ये भी चलेगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं इसको केस इनसेंसिटिव। केस सेंसिटिव होगा तो अगर सेलेक्ट इस तरीके से लिखा हुआ है तो सिर्फ यही उसको देना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट इज द सेम एज द सेलेक्ट बट स्ट्रिंग डेटा इनसाइड द टेबल्स इज केस सेंसिटिव। टेबल के अंदर जो आपके अंदर डेटा कोई सा है तो वो जिस तरीके से है वो केस सेंसिटिव होगा। जैसे राहुल कुमार है, ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस केस में है, तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर केस सेंसिटिव इस केस में वो कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन केस इनसेंसिटिव होता है आपका एसक्यूएल। ठीक, और जैसे यहाँ पर सपोज़ एक टेबल क्रिएट करना है मुझे, ठीक है, एसक्यूएल के थ्रू। ठीक है, एसक्यूएल में क्वेरी लिखना होगा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद ये कमांड है। ठीक है, एसक्यूएल कमांड है। आगे हम पढ़ेंगे कि कितने कितने प्रकार के कमांड होते हैं, डीएमएल होता है, डीसीएल होता है, ठीक है, डीडीएल होता है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बनाया, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, उसके बाद इंट दिया, ये एसक्यूएल का डेटा टाइप है, वो भी आगे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इंट डेटा टाइप है। उसके बाद प्राइमरी की जो है, प्राइमरी की के बारे में आपको बता रखा था। प्राइमरी की क्या होगा, प्राइमरी की जो रहेगा
वो नॉट नल रहेगा, यानी कि यूनिक होना चाहिए और ये नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी की हम डेटाबेस में पहले ही डिफाइन कर देते हैं। स्टूडेंट नेम वेर केयर, ठीक है, ये भी डेटा टाइप है, वो नल नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़, डेट ऑफ बर्थ, ब्रांच, ईमेल, तो ये एट्रीब्यूट्स हम जब डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, यानी कि अभी इसमें ये डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है, यानी ये डेटा मैंने दिखाया आपको कि ये इंसर्टेड है, लेकिन अभी क्या हुआ है, आपका इस फॉर्म में डेटा क्रिएट हुआ, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी हो गया, ठीक है, स्टूडेंट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ब्रांच हो गया, उसके बाद ईमेल हो गया। इस प्रकार से अभी आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम इंसर्ट कमांड के थ्रू ये सारे डेटा जो यहाँ पर दिख रहा है उसके अंदर इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम आगे देखते हैं। तो क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है? क्वेरी लैंग्वेज जो है, क्वेरी का मतलब होता है कोई रिक्वेस्ट, ठीक है, और लैंग्वेज का मतलब कम्युनिकेशन। तो किसी भी डेटाबेस से हम क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो डेटाबेस से हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो हम क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो क्वेरी लैंग्वेज भी दो प्रकार से होता है। तो इसमें दो प्रकार से, एक है आपका प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, एक होता है नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है कि हम प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज यू मस्ट टेल द डेटाबेस एग्जैक्टली व्हाट डेटा यू वांट, कौन सा डेटा आप चाहते हो। जैसा कि आप प्रीवियस में पढ़ा था एसक्यूएल में तो होता है कि व्हाट डेटा यू वांट, आप एसक्यूएल से आप डेटाबेस से कौन सा डेटा चाह रहे हो, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रोसीजरल में क्या होता है कि हाउ यू गेट इट, ठीक है, तुमने कैसे उसे प्राप्त किया, ठीक है, क्या प्रोसीजर रहा उसका, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है इस लैंग्वेज द्वारा हमें क्वेरी लैंग्वेज को कहा जाता है, ठीक है। तो यू हैव टू राइट स्टेप बाय स्टेप लॉजिक एंड एग्जैक्ट पाथ द सिस्टम शुड फॉलो रीच द रिज़ल्ट। किस प्रकार से हमको रिज़ल्ट प्राप्त हो रहा है वो पूरा लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसीजर वो बताएगा ये प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि आप ये एग्जांपल रिलेशनल अलजेब्रा क्या है कि एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करके इसमें क्वेरी को फेच किया जाता है, ठीक है। तो रिलेशनल अलजेब्रा जो है एग्जांपल है आपका किसका? प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज का, ठीक है। ये रिलेशनल अलजेब्रा इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। इट इज़ द थ्योरेटिकल लैंग्वेज दैट यूज द फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स टू फेच द डेटा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और रियल वर्ड कनेक्शन इसमें क्या है कि इट यूजेस द स्पेसिफाई सिंबल्स। इसमें कुछ सिंबल होते हैं जो इसको सेलेक्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। सेलेक्ट में सिग्मा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और प्रोजेक्ट कमांड के लिए पाई का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इसको कहा गया है कि ये मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज़ करके डेटा को फेच किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप इंग्लिश वर्ड लिख के नॉन प्रोसीजरल में लिखते हैं सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम द टेबल, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, आपका सिग्मा यूज़ करते हैं सेलेक्ट करने के लिए, पाई यूज़ करते हैं आप उसको प्रोजेक्ट करने के लिए, यूनियन यूज़ करते हैं, और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजरल लैंग्वेज हो गया। प्रोसीजरल लैंग्वेज से क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बनते हैं, 2-3 पॉइंट्स इसमें बता देता हूँ। प्रोसीजरल लैंग्वेज पूछा जाता है क्वेरी लैंग्वेज के कितने टाइप्स होते हैं, एक प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल पूछा जा सकता है। और प्रोसीजरल में क्या होता है कि व्हाट डेटा यू वांट, कौन सा डेटा चाहते हो, हाउ डेटा यू गेट, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद रिलेशनल अलजेब्रा जो है आपका एग्जाम्पल होता है किसका, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज का। उसके बाद ये मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद ये इसमें सेलेक्ट कमांड को किस तरीके से नोट किया जाता है, प्रोजेक्ट कमांड को किस तरीके से नोट किया जाता है, यूनियन को किस तरीके से, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस प्रकार से सिंबल से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बनता है। और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या कहता है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कहता है कि हेयर यू ओनली टेल द डेटाबेस व्हाट यू वांट, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि डेटाबेस से क्या चाहिए, ठीक है, बस।
और उसके बाद इसमें नहीं ये बताता है कि कौन सा किस प्रोसीजर से चाहिए, कैसे चाहिए। जैसे आपको लाइब्रेरी से कोई बुक चाहिए, ठीक है, तो आप लाइब्रेरियन को कहते हैं कि आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बुक चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो आपको बुक प्रोवाइड कर देते हैं। आप ये नहीं बताते हैं कि उनके उस रैक पे जाइएगा, उस रैक में, उस फोल्डर में, उसमें वहाँ पर बुक है, सीक्वेंस नंबर वो रो में, उस कॉलम में, तो वो चीज़ नहीं बताना होता है। आप सिर्फ उनको कहते हैं कि हमको ये बुक चाहिए, वो डेटाबेस, वो जो है लाइब्रेरियन आपको बुक प्रोवाइड कर देता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, नॉन प्रोसीजरल में आपको बुक प्रोवाइड, मतलब आपको जो चाहिए डेटा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यू डू नॉट वरी अबाउट द हाउ, ठीक है, कैसे, ठीक है। इन द बैकग्राउंड डेटाबेस इंजन कॉल्ड द क्वेरी ऑप्टिमाइज़र, इस चीज़ के बारे में क्वेरी ऑप्टिमाइज़र जो है वो मैनेज करता है, ठीक है। और उसके बाद इसका एग्जांपल जो है क्वेरी, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज का, ये दो एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपका। एक है एसक्यूएल, है ना, मोस्ट पॉपुलर नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, और रिलेशनल कैलकुलस, ठीक है। रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, लाइक ए टपल रिलेशन कैलकुलस एंड एसक्यूएल आर द बेस्ट एग्जांपल। इन फैक्ट एसक्यूएल इज द प्रैक्टिकली बिल्ड अपॉन टपल रिलेशनल कैलकुलस, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्वेरी लैंग्वेज, दो प्रकार से होता है, नॉन प्रोसीजरल और प्रोसीजरल, समझ गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं एसक्यूएल स्टैंडर्डाइजेशन और इवोल्यूशन को। देखिए क्या है कि इसका इवोल्यूशन हिस्ट्री क्या है एसक्यूएल का। देखिए पहले तो आप समझ लीजिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो हम यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं RDBMS, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया था किसने, इसको किया था डॉक्टर EF कोड ने, ठीक है। कब किया था, 1970 में, ठीक है। उसके बाद 1970 में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। उसके बाद IBM जो है इसको अडॉप्ट किया, और उसके बाद धीरे धीरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्वेरी के थ्रू हम डेटा को फेच करना, मैनिपुलेट करना, वो सब शुरू कर दिए थे, ठीक है। एसक्यूएल का स्टैंडर्डाइजेशन है INSI, ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल देता है, ठीक है, कि अप्रूवल दे रहा था कि डेटाबेस में स्टैंडर्ड आपका कोड यूज़ होगा जो सबके लिए कॉमन ही रहेगा। तो IBM उस समय इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, एवरी फ्यू ईयर्स दे रिलीज ए न्यू वर्जन ऑफ बेटर फीचर्स हैंडल द मॉडर्न डेटाबेस नीड्स। तो डेटाबेस धीरे धीरे जो है ये जनरेशन के बाद ये चेंज होता गया। पहला जो डेटाबेस में एसक्यूएल में जो आया था 1986 में, ठीक है, 1986 में आया था। तो इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले इसमें डेटाबेस में सिर्फ दो तीन चीज़ें, कुछ चीज़ें ही इनेबल की गई थी। दो, मतलब उस समय तो नया नया था, तो उसमें डेटाबेस क्रिएट करना, ठीक है, क्रिएट टेबल क्रिएट करना, ठीक है, सेलेक्ट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना जैसी चीज़ें ही डेटाबेस में हुआ करती थी। इसका 1986 की बात है, तो उस समय तो ये चीज़ें भी बहुत बड़ी चीज़ें हो गई थी, ठीक है। तो ओनली द मोस्ट बेसिक कमांड टू क्रिएट टेबल्स एंड फेच वेयर डेटा, ये वैलिड डेटा होता था, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कौन कौन सा वैलिड कमांड यूज़ होता था एसक्यूएल -86 में, ठीक है। -86 ने एसक्यूएल 86 हुआ, ठीक है। उसके बाद रूल्स एंड कॉन्स्टेंट्स डिड नॉट एग्जिस्ट, यानी रूल्स एंड कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाता है, फॉरेन की क्या रेफरेंशियल की कॉन्स्टेंट, ठीक है, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंटिटी की कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे प्राइमरी की एंड फॉरेन की डेटाबेस वुड बी रिजेक्टेड, इनवैलिड होता था ये, ठीक है, ये इनवैलिड कमांड हो जाता था वहाँ पर। उस समय इस सब चीज़ों का यूज़ नहीं होता था, ठीक है। ये है इनवैलिड कमांड। उसके बाद आपका सीक्वल आ जाता है 89, ठीक है, ये आपका 1989 में आया था। उसके बाद ये आया क्या, पहले तो आपका ये वाला आ चुका था 86 में, ठीक है। 86 में आने के बाद आप इसी में फीचर को इन्हेंस किए,
उसके बाद उसमें इंटीग्रिटी कांस्टेंट को अपडेट कर दिया गया। इंटीग्रिटी कांस्टेंट को अपडेट कर दिया गया क्या कि इसमें मिसिंग था, प्रीवियस वाले में मिसिंग था, तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट को अपडेट कर दिया गया ताकि प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की और नॉट नल वेयर ऑफिशियली वैलिड। अब क्या हुआ, ये इस समय जाकर वैलिड हो गया किस वाले एसक्यूएल में, आपका एसक्यूएल 89 में। एसक्यूएल 89 में वैलिड हो गया, लेकिन उस समय भी और फीचर्स जो थे वो इनवैलिड रहे, है ना। उस समय ज्वाइन कीवर्ड जो है डिड नॉट एग्जिस्ट, इफ़ इनर ज्वाइन वाज इनवैलिड, ठीक है। यू हैड मैच टेबल्स यूजिंग द वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज के द्वारा हम ही उसी का यूज़ करके टेबल को मैच करते थे, लेकिन इनर ज्वाइन वगैरह उस समय इनवैलिड था, ठीक है। उस समय ये इनवैलिड कमांड था। ये इनवैलिड था। और वैरकेर जो है, वैरकेर डेटा टाइप जो है उस समय आपके 89 में नहीं दिया गया था, वो सिर्फ यूज़ किया जाता था आपका करैक्टर, ठीक है। वैरकेर करैक्टर में डिफरेंस है, ठीक है। करैक्टर जो होता है कि आप उसमें जो करैक्टर में जो साइज़ उसका देते हो वही फिक्स्ड साइज़ रहता है, वो जो है आपका अनयूज्ड स्पेस को भी ले लेता है। लेकिन वेरिएबल करैक्टर क्या होता है, करैक्टर का स्पेस जो है वेरिएबल के हिसाब से रहता है, ठीक है। वेरिएबल करैक्टर रहता है, ठीक, साइज़ जो है चेंज हो सकता है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक आया एसक्यूएल 92। एसक्यूएल 92 में क्या हुआ, एसक्यूएल 92 में हुआ इट इज़ ऑल्सो रेफर टू द SQL 2, इसको हम SQL 2 भी कहा जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट के लिए आपके लिए लिख लीजिएगा। इस आप सारी नोट्स को अच्छे से बनाइए आप, ठीक है। इसमें जितने भी की पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपके इतने एग्ज़ाम रिलेवेंट है। आप जब इसको पढ़ने के बाद PYQ लगाएंगे, MCQs लगाएंगे, तो आपका प्रैक्टिस जो है समझ में आ जाएगा किस लेवल का हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इट एडेड टॉन्स ऑफ न्यू फीचर्स। अब यहाँ पर गेम चेंजर था, इसको माना गया गेम चेंजर, ठीक है। ये जो है आप समझ लीजिए गेम चेंजर हो गया ये। जब SQL 92 आया तो 1992 में, तो ये जो है गेम चेंज कर दिया। इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए, ठीक है। मॉडर्न ज्वाइन एंड डेटा टाइप्स वेयर इंट्रोड्यूस, ठीक है। कमांड लाइक द इनर ज्वाइन किया गया, लेफ़्ट ज्वाइन किया गया, अल्टर टेबल में अल्टर करना सीखा बताया गया, ठीक है। अल्टर करने का वैलिड कर दिया गया, वायर का डेटा टाइप डाल दिया गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर आपका 92 में वैलिड हो गया, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे कुछ फीचर्स जो है इनवैलिड था। क्या फीचर्स इनवैलिड था, बुलियन फंक्शन जो है वो यूज़ नहीं कर पाते थे, ट्रिगर्स यूज़ नहीं कर पाते थे, ये सब इनवैलिड था। उसके बाद अभी तो 92 में, फिर उसके बाद जब 99 में हुआ, 99 में जो हुआ इसको ये हुआ था आपका, इसको कहते हैं हम SQL 1999, ठीक है। आप SQL 1999 कहते हैं, और इसको हम और भी SQL 3 कहते हैं, ठीक है। इट एडेड द फीचर्स टू सपोर्ट द ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है, और कंबाइनिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद टेबल्स। जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट को टेबल्स के थ्रू हम इसमें इंट्रोड्यूस किए और उसके बाद इसको यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बुलियन डेटा ट्रिगर्स बिकम वैलिड। पिछले में ये जितना चीज़ पिछले में इनवैलिड हुआ है वो धीरे धीरे इसमें ऐड होता गया, ठीक है। तो बुलियन को, ट्रिगर्स को ऐड किया गया इसमें, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे और इन्हेंस होता गया। तो मॉडर्न वेब बेस्ड डेटा फॉर्मेट्स लाइक द XML, है ना, JSON डेटा फाइल वाज द इनवैलिड, उस समय इनवैलिड था इन 1999 में, ठीक है। ये सब इनवैलिड था कब, 1999 में। ये आपका एग्जाम पॉइंट्स में ये सब भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद 1999 में दीज वेयर एडेड इन द 2000 और 2010। अब 2000 के बाद से डेटा SQL का जो डेटा हिस्ट्री चेंज हो गया, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें वेब बेस्ड फॉर्मेट सारी चीज़ें ऐड होने लगी, ठीक है। SQL कमांड्स, ठीक है। SQL कमांड्स क्या होता है, SQL कमांड्स में जो है, SQL में क्या होता है, कमांड्स देना होता है, ठीक है। आप जब SQL में कोई डेटा आपको रिट्रीव करना होगा, डेटा आपको फेच करना होगा, डेटा को मॉडिफाई करना होगा, तो उसके लिए हमको SQL में कमांड देना पड़ेगा, ठीक है। SQL जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, आप क्वेरी इसमें लिखते हैं, क्वेरी के थ्रू आपको डेटा प्राप्त होता है, डेटा आपको रिट्रीव होता है।
तो उसमें जो डेटा एसक्यूएल क्वेरी लिखना होगा, क्वेरी लिखने के लिए कमांड की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या कमांड होगा, तो उसको कैटेगराइज किया गया है उस कमांड को, ठीक है। एसक्यूएल कमांड को कैटेगराइज किया गया है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करेगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये 4 कैटेगरी में एसक्यूएल कमांड्स को कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहता है डिफाइन करता है एंड मॉडिफाई करता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को। डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि आप स्टार्टिंग में देखे थे कि आपने क्वेरी दिया कि क्रिएट द टेबल स्टूडेंट टेबल, ठीक है। उसके बाद उसमें उसका एट्रीब्यूट बनाए, ठीक है। स्टूडेंट का नाम होगा और उसका प्राइमरी की होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, प्राइमरी की होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, नोट नल होगा। तो वो सारा चीज़ जब आप वहाँ पर बना के आप उसमें इंसर्ट कर देते हो, क्वेरी डाल देते हो, तो डेटाबेस में क्या हो जाता है, वो टेबल रिलेशन जो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करते हैं किस कैटेगरी में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या करते हैं हम डेटाबेस टेबल का आप उसको स्ट्रक्चर बनाते हो, स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन उसके अंदर जो डेटा हमने दिखाया था स्टार्टिंग में, देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो है ये आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, आपने डिफ़ाइन किया इस तरीके से, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने कहा कि ये चीज़ कैसे आया है, तो ये चीज़ जो होता है ये होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। मैनिपुलेशन में क्या करते हैं कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में मैनिपुलेट द डेटा प्रेजेंट इनसाइड द टेबल्स, इंसर्ट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। यानी कि आप डेटा के अंदर स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का ईमेल है, स्टूडेंट का कोर्स है, तो वो सारी चीज़ें आप इंसर्ट इनटू द टेबल करते हैं। उसके बाद उसमें डिलीट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। वो सारा टेबल के अंदर जब स्ट्रक्चर बन गया, टेबल बन गया, तो उस टेबल के अंदर जो टपल्स वगैरह डालेंगे, वैल्यूज़ डालेंगे, तो वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज करेगा, ठीक है। समझ गए। उसके बाद डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है कि इसमें डेटा को कौन एक्सेस करेगा, यानी आपके पास डेटा है तो डेटा की प्राइवेसी भी होती है, डेटा की प्राइवेसी मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो हर किसी के लिए एक्सेस तो नहीं होना चाहिए डेटा, तो डेटा किसके लिए एक्सेस होगा, किसके लिए वो परमिशनेबल नहीं होगा, ठीक है, किसको किससे प्रिवेंट करना है, तो वो सारा चीज़ परमिशन वगैरह सब यहाँ पर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या करता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज करता है मैनेज द ट्रांजैक्शन, ठीक है। लॉजिकल यूनिट वर्क्स इंश्योर द डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा के ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है, कमिट करता है, रोल बैक करता है, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में डीडीएल जो है, डीडीएल में ये कमांड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, डेटाबेस का टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट ए न्यू डेटाबेस और टेबल क्रिएट कमांड के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अल्टर करते हैं। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है डेटा डीडीएल का कमांड कौन कौन सा है, तो कमांड आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कमांड क्रिएट है, ठीक है। आप पूछेगा क्रिएट इंसर्ट किसका कमांड है, डीडीएल का है या डीएमएल का है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्रिएट किया जाता है क्योंकि डेटाबेस को स्ट्रक्चर वे में क्रिएट किया जाता है, न्यू डेटाबेस और टेबल को, तो वहाँ पर क्रिएट कमांड जो आ जाता है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। अल्टर किया जाता है मॉडिफाई द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना होता है अल्टर के थ्रू, तो वो होता है आपका डीडीएल का। ड्रॉप का मतलब होता है कि आपका इंटायर टेबल्स जो है, आपका स्ट्रक्चर जो है वो डिलीट हो जाएगा और डेटा भी। आपका ड्रॉप और ट्रंकेट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें देखो दोनों डिलीट करने का काम करता है, लेकिन ट्रंकेट क्या करता है, आपके स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करता है। यानी कि आपका जैसे ड्रॉप क्या करेगा, ड्रॉप आपके इस टेबल को डिलीट कर देगा, ठीक है। और इसमें जो भी डेटा है ये इसको भी डिलीट कर देगा। और ये क्या करेगा, ट्रंकेट क्या करेगा, आपके सिर्फ डेटा को इसको डिलीट कर देगा।
टेबल के वैल्यूज़ को डिलीट कर देगा, लेकिन टपल उसको डेटा को डिलीट कर देगा, लेकिन स्ट्रक्चर को वो रह नहीं देगा। ठीक है, तो ट्रंकेट और ड्रॉप में ये फ़र्क है। ड्रॉप पूरे टेबल इंटायर टेबल के साथ साथ डेटा को डिलीट कर देता है, ट्रंकेट आपके टेबल के स्ट्रक्चर को रहने देता है और उसके डेटा को डिलीट करता है। इसमें DDL में क्या करते हैं, चेंज द नेम ऑफ द टेबल, टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये कमांड जो है आपके इसमें यूज़ होता है DDL में, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं DML क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या करते हैं कि डेटा में हम कौन सा डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। हमारा जब स्ट्रक्चर बन गया किसी टेबल का, तो टेबल का स्ट्रक्चर हम जब बना दिए, क्रिएट टेबल कर दिए हैं, तो क्रिएट टेबल करने के बाद उसमें डेटा को इंसर्ट किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, और क्योंकि टेबल हमारा कुछ बन गया, ठीक है, किसी बच्चे ने फिर एडमिशन लिया, फिर उसका टेबल बने, उसका डेटा इंसर्ट होगा। तो पहले डेटा इंसर्ट हो गया, उसके बाद वो बच्चा पास आउट हो गया है तो उसका डेटा अपडेट होगा। ठीक है, उसके बाद डेटा को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, उससे डेटा को रिट्रीव करना है तो सेलेक्ट किया जाएगा। डेटा को डिलीट करना है, डेटा को रिमूव करना है, तो उसके बाद डेटा रिमूव हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या होता है, इंसर्ट डेटा, तो ऐड न्यू रोज ऑन टू ए टेबल। तो इंसर्ट इनटू, ये देखिए कमांड यूज़ करते हैं यहाँ पे इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट कमांड यूज़ करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, ब्रांच। ठीक है, अब वैल्यूज़ डाल दिया आपने, वैल्यूज़ क्या है ये सब। ठीक, उसके बाद आपको सेलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं DML में, तो रिट्रीव डेटा, फेच द डेटा। ऑफ्टन देखिए सेलेक्ट कमांड यूज़ किया, सेलेक्ट नेम ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट और वेयर द ब्रांच CS। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका डेटा निकल के आ जाएगा स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट का नाम क्या है। ठीक है, स्टूडेंट का नाम जिसका ब्रांच जो है CS है। ठीक है, जिसका ब्रांच CS है, कहाँ से निकालना है, स्टूडेंट टेबल से। तो इस चीज़ को, क्वेरी को देखिए, स्टेटमेंट टू क्वेरी, क्वेरी टू स्टेटमेंट, ये वाला क्वेश्चंस भी रहता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप ये समझ लीजिए DML और DDL और TCL, तो ये सब क्या है उस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है, सेलेक्ट हम नेम, टेबल से नाम को सेलेक्ट किया जिसका ब्रांच, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, किस टेबल, कहाँ से, फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल से। तो आपका नाम, जिसका भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच रहेगा उसका पूरा नाम शो हो जाएगा टेबल। ठीक है, चाहे आप उसमें कंप्यूटर साइंस का 60 बच्चा है तो 60 बच्चा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि CS जो है, हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे जो CS सब्जेक्ट लिए होंगे, ब्रांच लिए होंगे। ठीक, उसके बाद अपडेट, मॉडिफाई करना होगा, तो अपडेट में अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिलीट कर सकते हैं, रिमूव द स्पेसिफिक रोज। इसमें क्या हो जाता है, ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट, 3 वर्ड जो है डिलीट का काम करता है। ठीक है, लेकिन ड्रॉप का मीनिंग क्या है कि आपका पूरा डेटाबेस और टेबल डिलीट कर देता है। ट्रंकेट का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर को रहने देता है और पूरे डेटा को डिलीट कर देता है। और डिलीट का मतलब क्या है, डिलीट का मतलब है कि रिमूव द डेटा, रिमूव द स्पेसिफिक रोज। ठीक है, स्पेसिफिक रो डिलीट करता है, यानी कि आपके किसी टेबल से, ठीक है, अगर यहाँ पर टेबल में डेटा कुछ है ABC और उसके बाद XYZ, यहाँ के डेटा को डिलीट कर दिया गया है, यानी यहाँ के डेटा को डिलीट कर दिया गया, तो स्पेसिफिक रो से डिलीट किया गया है, तो वो यहाँ पर डिलीट कमांड यूज़ किया जाएगा। वो चीज़ें कहाँ होगा, वो DML में होगा। अब बताइए कि ड्रॉप और ट्रंकेट जो है आपका किस में दिया गया, DDL में, और लेकिन डिलीट कमांड जो आपका DML में दिया गया। कारण ये समझिए कि DML क्या करता है, डेटा बेस के अंदर, मतलब जो टेबल के अंदर का डेटा रहता है उसके साथ ये चीज़ें काम करता है। ठीक है, इंसर्ट कर दिया, उसके बाद उसको सेलेक्ट करके बताया, उसको अपडेट किया, फिर उसको डिलीट किया। डेटाबेस टेबल के अंदर जब इंसर्शन हो रहा है, जब उसके अंदर ही डिलीशन हो रहा है किसी रोज़ पे,
तो वो इसलिए इसको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में रखा गया DML में, ठीक है। उसके बाद देखिए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आप परमिशन देते हो कि आप किस यूज़र को परमिट दिखाना चाहते हो आप अपना डेटा, ठीक है, किससे उसको बचाना चाहते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रांट का मतलब होता है कि डेटा किसको एक्सेस करने का परमिशन मिल गया है। रिवोक का मतलब होता है डेटा को किससे परमिशन नहीं है, ठीक है। विड्रॉ द यूज़र एक्सेस प्रिविलेज बाय द गिवन बाय ग्रांट, ठीक है। तो आपने किसी को परमिशन दे दिया, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को परमिशन दे दिया कि वो डेटा एक्सेस कर लेगा उस समय के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रांटिंग सेलेक्ट एंड इंसर्ट एक्सेस। ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट डेटा को दिया कि वो डेटा एक्सेस कर सकता है, डेटा को इंसर्ट कर सकता है, उसको ग्रांट परमिशन मिल गया, ठीक है। उसके बाद उसी कुछ समय के बाद उसको रिवोक कर दिया गया, यानी कि फिर उस समय ग्रांट मिल गया था, वो डेटा के साथ वो इंसर्ट कर सकता था, डेटा को एक्सेस कर सकता था। लेकिन जब रिवोक कर दिया गया फिर उसके बाद उसके साथ उसकी परमिशन ख़त्म हो गई। तो वो सब कंट्रोल करता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसका एग्जांपल है कमांड का ग्रांट और रिवोक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है? तो TCL कमांड्स डील विद द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ट्रांजैक्शन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसमें जो है जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो विद इन द डेटाबेस टू दे मैनेज द चेंजेस मेड बाय DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, कमांड एंड इंश्योर द ऑटोमेटिसिटी, ठीक है। इसमें क्या होता था? TCL कमांड के कुछ एग्जांपल्स हैं। TCL कमांड का एग्जांपल है कमिट, ठीक है। परमानेंटली सेव ऑल, जो भी चेंज होता है उसको परमानेंटली सेव कर देता है, यानी रोल बैक हो जाता है। रोल बैक का मतलब हो जाता है अंडू कर देना, ठीक है। यानी कि जैसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कभी बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसी समय आप जो है उस समय उसको मान लीजिए नेटवर्क चला गया या फिर फ़ोन शटडाउन ऑफ हो गया या फिर सिस्टम शटडाउन हो गया, तो उस समय ट्रांजैक्शन को क्या करेगा? ट्रांजैक्शन सेव कर देगा, ठीक है, ठीक। उसके बाद रोल बैक में हो जाता है रीस्टोर कर देता है, रिस्टोर द प्रीवियस स्टेट को फिर रिस्टोर कर देता है। सेव पॉइंट हो जाता है, एक ट्रांजैक्शन एक समय पे जो है सेव पॉइंट को स्टोर करता रहता है, ठीक है। तो ये कमांड है आपका किसका? इसका TCL का ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का। TCL का कमांड है, एक कमिट है, रोल बैक है और सेव पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम इस चीज़ के बाद हम देखेंगे अगली क्लास में कि SQL डेटा टाइप्स क्या है, ठीक है, और SQL के क्या कहते हैं, सिलेबस में था जो PYQ से मैंने देखा था, SQL के डेटा टाइप्स पूछा गया है और SQL के ऑपरेटर्स पूछे गए हैं, ठीक है, SQL कांस्टेंट पूछे गए हैं। तो अगली क्लास में हम पूरा इस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो SQL जो है 3 पार्ट में आएगा। इसके बाद आएगा आपका SQL ऑपरेटर आएगा, SQL डेटा टाइप्स आएगा, फिर उसके बाद तीसरे पार्ट में आ जाएगा आपका क्वेरीज़ वगैरह, ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी कंटेंट मिलता रहे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।